Hello friends, I'm Krishan Kapoor, professional trader investor. Today I'll discuss how to identify quality stocks. आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, मार्केट काफी गिरी हुई है, स्ट्रेस्ड है, क्रैश है, स्टॉक्स काफी नीचे लेवल पे है और बहुत लोगों का ये सवाल है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, किस स्टॉक पे एवरेज करना चाहिए, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि लंबे टाइम के लिए अभी लेना चाहिए, ये स्टॉक खरीदे, ये स्टॉक बेचे। बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस मुझसे लोग सोशल मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म में पूछते हैं। सो उन्हीं सबको आंसर करने के लिए मैंने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है जिसमें कि एक कॉमन पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स के होते हैं। वो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट कि आप भी अपने आप अपने घर पे क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लंबे टाइम में उन पे इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। So I'll share the checklist with you now. So as you can see, there are 9 points covered in this. So हम one by one will go through all of them और कुछ technical points हैं, कुछ general है, so हम सब cover करेंगे. So first point which is very important, look for a sustainable and scalable business model. आपके हम जो भी invest करते हैं, हमारा एक belief है कि हम कोई भी company में invest करते हैं जो कि एक going concern हो, जो accounts का हमारा एक principle है कि ये company आगे भी चलती रहेगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब बिजनेस आपका सस्टेनेबल हो, स्केलेबल हो, और उसके बिना कोई फायदा नहीं है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अगर आज बिजनेस चल रहा है, 5 साल बाद वो बिजनेस नहीं रहने वाला, तो वो कंपनी आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगी। इस पॉइंट पे जो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आता है मेरे एक्सपीरियंस से, वो एक कंपनी है डिश टीवी। पिछले 2 सालों से मैंने इस पॉइंट की वजह से उसको इग्नोर या अपने एक चेकलिस्ट से बाहर करा हुआ है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आने वाला टाइम ओटीटी का है। ओवर द टॉप जो भी इंटरनेट बेस्ड आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह के थ्रू लोग प्लेटफॉर्म के थ्रू वीडियोस और सब कुछ देखते हैं, तो एक ट्रेडिशनल सेट टॉप बॉक्स वाली कंपनी का बिजनेस में स्केलेबिलिटी इशू लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आउटडेट हो जाएगा। सो दिस इज वन स्टॉक विच आई वुड से कि हैव अ सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी इशू। तो आपको जो भी ऐसा बिजनेस आपको समझ आता है जिसमें ये इश्यूज हैं, प्लीज ट्राई टू अवॉइड देम। अब हम आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बोलते हैं मोड्स। इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी इसको बोलती है कि मोड्स देखो कंपनी में क्या है, कंपेटिटिव एज या इकोनॉमिक एज जिसको बोलते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा जो मोड हो सकता है कंपनी का एज अ कंपेटिटिव एज, जिसको बोलते हैं हम प्राइसिंग पावर। वॉरेन बफेट लेजेंडरी इन्वेस्टर का फेवरेट इंडिकेटर है ये। प्राइसिंग पावर बेसिकली क्या है? प्राइसिंग पावर इज कि जब कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रही है, अपना सर्विस बेच रही है, और वो प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड पे जब कोई असर नहीं आता है, तो हम बोलते हैं कंपनी के पास बहुत अच्छी प्राइसिंग पावर है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल अगर दूं, एक कंपनी है हमदर्द जो रोब्जा बनाती है। 10 सालों से मैं वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ। उसका प्राइस करीब 10 साल पहले 50 रुपए था, आज 150 रुपए है। हर साल कांस्टेंट कंसिस्टेंट उसका प्राइस बढ़ रहा है, बट फिर भी हमारे घर हर समर्स पे वो सबसे पहले बॉटल आ जाती है उसकी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका प्राइस राइज से आपकी डिमांड, कंज्यूमर के ट्रेस प्रेफरेंस पे फर्क नहीं आता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। और ऐसी एक लिस्टेड कंपनी है जिसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा और एक एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है या नहीं। So I'll share a stock called Asian Paints, जो कि अगेन अ हाउस होल्ड नेम है। इसको हम screener.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है टू फंडामेंटली एनालाइज स्टॉक्स, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं। सो इट्स अ फ्री सोर्स, एनीवन कैन यूज इट। आई हाईली रिकमेंड दिस सोर्स। सो इफ यू सी हियर, कंपनी का सेल्स लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट, बेसिकली रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट दे रखा है। तो जब भी हम कोई कंपनी का प्राइसिंग पावर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसका एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है विच इज लाइक सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट अगर कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक प्राइसिंग पावर कमांड कर रही है। तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट एशियन पेंट्स की 60% थी अगर 2008 में, या 50% या 40%, वो अब लेट 40% और 50% रह गई है। करीब 10-20% पिछले 10 साल में उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। ठीक है, तो इस या मटेरियल कॉस्ट घटी है, समझ सकते हैं आप।
तो अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है तो एक बहुत कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है उसको। और एशियन पेंट्स कोई, आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों का एक सक्सेस, 10-20 सालों का एक सक्सेसफुल स्टोरी है। कंपनी की सेल्स 5 गुना हुई है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, स्टॉक प्राइस 10 गुना से ज्यादा हुआ है 10 सालों होल्ड करके। तो एक बहुत अच्छी कंपनी जिसको एक बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें प्राइसिंग पावर है कि नहीं, वो आप उसके ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे कर सकते हो। सेकेंड चीज आती है जो हमें देखना चाहिए, विच इज पेटेंट्स। जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटेंजिबल्स होने चाहिए उसके पास। तो वो इंटेंजिबल हमें मिलता है, उसका एक तरीका होता है पेटेंट्स। इंडिया में जो कंपनी जिसके सबसे ज्यादा पेटेंट्स है वो है टीसीएस। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, टेक जायंट है, सबसे बड़ा लीडर है और उसी के पास सबसे ज्यादा पेटेंट्स है। तो कंपनीज जो रेगुलरली पेटेंट्स फाइल करते आ रही हैं वो मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं, वो R&D स्पेंड कर रही हैं, दे आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। सो वो उन कंपनीज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और न्यू एंट्रेंट्स को उस बिजनेस में आके थ्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टीसीएस बीइंग अ जायंट जिसके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं इज इन अ वेरी गुड पोजिशन। तीसरा आता है हमारा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगेन हाउस होल्ड नेम, घर घर उसके प्रोडक्ट हैं। सबसे बड़ा जो उसका प्लस पॉइंट या जैसे बोलते हैं कंपेटिटिव एज है इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। HUL इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साबुन या शैम्पू सबसे बेस्ट है या उसके जैसा कुछ बना नहीं सकता, बट ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली बहुत कंपनीज हैं, उससे बेटर भी बना रही होंगी, उससे कम दाम में भी बना रही होंगी, बट HUL के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, घर घर, एवरी हाउस होल्ड कॉर्नर, नुक्कड़, हर जगह HUL का आपको सामान, साबुन, शैम्पू, ब्रश सब कुछ मिल जाता है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसने बनाया है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, जिसमें उसने पैसा खर्च किया है, वो कोई भी नए एंट्रेंट या कॉम्पिटिटर के लिए बनाना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल है। तो ऐसे बिजनेस ईयर ऑन ईयर और सक्सेसफुल होते रहते हैं। लुक फॉर सच बिजनेसेस जहां पर ऐसा कुछ एक नॉन बैलेंस शीट आइटम हो। ये बैलेंस शीट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहीं नहीं मिलेगा, बट आप उसके एक्सपेंसेस पे देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने खर्चा किया है। उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हाँ कि ये कंपनी क्वालिटी है, उस पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा आता है हमारा लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। कमोडिटी बिजनेस जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई डिफरेंशिएटर ना हो कि अगर आप लोहा बेच रहे हैं तो आप एक ऐसी कमोडिटी बेच रहे हैं जो कि हर कोई बेच सकता है, आप कोई डिफरेंशिएटर फैक्टर नहीं है। तो उन बिजनेसेस में जो भी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम होती है, उनको एक एज होता है। इसी बिजनेस को अगर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊं, बैंक्स इज ऑल्सो कमोडिटी बिजनेस जहां पर बोरोइंग और लेंडिंग होती है, देयर इज नो डिफरेंशिएटर। जो भी ये काम कर रहा है, जो भी ये बैंक कर रहा है, वो सब सेम ही कर रहे हैं। बट एक अच्छे बैंक और एक बुरे बैंक में क्या फर्क होता है, जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि बैंक पहले खुद कर्जा लेता है फिर आगे देता है, तो जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबसे कम होगी उसके पास एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक बिकॉज ऑफ इट्स लोअर एनपीएस, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, हैज द लीस्ट बोरोइंग कॉस्ट। लीस्ट बोरोइंग कॉस्ट है तो उसके पास जो स्प्रेड है बोरोइंग और लेंडिंग का वो ज्यादा है। वो कम रिस्क की लोन्स बांट के भी और बैंक से ज्यादा अच्छा कमा सकता है। तो ऐसे बैंक्स, ऐसी कंपनीज के पास हमेशा एक कंपेटिटिव एडवांटेज रहता है। लुक फॉर दोस। चौथी एक चीज है हमारी ओलिगोपोली, जो कि मोनोपोली का वेरिएशन है। ओलिगोपोली जब एक एक पूरी इंडस्ट्री का लिमिटेड प्लेयर्स हो, 2 या 3 ही कंपनीज हैं जो पूरी मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी हैं और वही सब कुछ बेच रही हैं। जैसे ग्लोबली पेप्सी कोक है, बिस्किट्स में ब्रिटानिया एंड पार्ले जी हैं। तो जब ऐसी कंपनीज, जब सिर्फ 1 या 2 ही कंपनी पूरा मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, तो वो भी एक अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ, अपने आप में बहुत एज रखते हैं। तो लुक फॉर दोज कंपनीज नियर मोनोपलीज। मोनोपलीज टेक्निकली सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, रिस्ट्रिक्शंस है, सारी चीजें हैं कंपनीज के पास, बट नियर मोनोपोली, क्लोजेस्ट टू मोनोपोली बहुत बिजनेसेस इंडिया में है जो कि एक मोनोपोलिस्टिक एज एंजॉय करते हैं। जैसे कि पिडिलाइट, एडेसिव केमिकल्स, फेविकॉल वगैरह में उसका कोई कॉम्पिटिटर आसपास नहीं है, सब अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंपनीज में पिडिलाइट इज वन ऑफ द लीडर, मार्केट शेयर लीडर है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक कंपनी है नेस्ले इंडिया। नेस्ले अगेन एन एमएनसी, बट जो उसका इंडिया में स्पेशली बेबी या इन्फेंट फूड सेगमेंट है, जो कि उसका रेवेन्यू का बहुत मेजर हिस्सा है, इट्स मोर देन 45% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, उसमें उसका 96% मार्केट शेयर है।
सेरेलैक जो उसका प्रोडक्ट है वो 96% मार्केट शेयर उसका है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आसपास, और वो काफी सालों से वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज जो मोनोपोली या नियर मोनोपोलीज है, अगेन हैज अ वेरी गुड कंपेटिटिव एडवांटेज। लास्ट पॉइंट है हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज पे, जिस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है। एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होना मतलब कि जब कंपनीज को कभी लिक्विडेट होना पड़े या बुरा टाइम आ जाए, जैसे कुछ भी डिस्ट्रेस टाइम आ जाए, तो उसके एसेट्स उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी एक कंपनी मेरे जो दिमाग में आती है वो है मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है मेजरली। तो इन कंपनीज में जितना भी बुरा टाइम आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब डिफॉल्ट होता है तो दे हैव अ कोलैटरल विच इज गोल्ड, जिसको वो 70% वैल्यू पे ही लोग लोन देते हैं, एंड दे विल कलेक्ट अ वेरी गुड इंटरेस्ट ऑन दैट आल्सो। सो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो फाइनेंसिंग में अच्छे मार्जिन कमा रहे हैं, एंड देयर एसेट जिसके अगेंस्ट वो फाइनेंस कर रहे हैं इज प्रीटी मच वेरी सिक्योर्ड। गोल्ड से सेफ कुछ नहीं है आज के टाइम में। तो गोल्ड के अगेंस्ट जब कंपनी लोन फाइनेंस कर रही है तो अगेन एक एसेट क्वालिटी उसका बहुत बहुत स्ट्रेंथ हो जाता है। और अभी कोरोना वायरस में तो बेनिफिशियरी भी हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रेस्ड टाइम अभी है, लोगों का बुरा टाइम है, तो लोग शायद ज्यादा प्लेज करेंगे गोल्ड, अपने वैल्यूएबल एसेट्स फॉर द लिक्विडिटी क्राइसिस और क्रंच। सेकेंडली इज लुक फॉर कंपनीज with above average sales growth, और से 15% और 20% से ज्यादा पिछले 5-10 सालों में कंपनी की सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे अभी हमने एशियन पेंट्स का एग्जांपल देखा था, 2008 से लेके 2020 10 सालों में कंपनी की सेल्स 5 गुना हो गई है। कोई भी अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छी रिटर्न देती है वो यही सेम चीज आपको डिपेक्ट करेगी। बिना सेल्स ग्रोथ के एक आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप एक मरे हुए हाथी में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आई वुड से कि वो जरूर देखिए अपने रेडार में। HUL है, अगेन 5 गुना 6 गुना कंपनी की सेल्स बढ़ गई है। कोई भी स्टॉक अगर आप देखो जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पेज इंडस्ट्रीज जो ब्रांड जॉकी के नाम से जाना जाता है, इसकी सेल तो करीब 20 गुना हुई है पिछले 10 सालों में, और सरप्राइजिंगली स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो सेल्स ग्रोथ साथ में कंपनी की प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, कंपनी की अगर 15 से गुना के आसपास सेल्स ग्रोथ हुई है, तो प्रॉफिट भी कंपनी का उसी हिसाब से 15 से 20 गुना हुआ है। तो ऐसा जब सेटअप आपको देखे कि सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपेटिटिव एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स के एक बहुत अच्छा क्वालिटी फैक्टर रहता है। सो हमें जरूर अपने रेडार में रखना चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही इजी है, ROE एंड ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली इक्विटी के शेयर होल्डर्स को अपना जो भी इक्विटी इन्वेस्ट है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, उस पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ROE। और ROC बेसिकली जितना भी बिजनेस में कैपिटल लगा है उस पर वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है। बहुत इजी है ये किसी भी कंपनी में आइडेंटिफाई करना कितना है क्या नहीं। और ये एक ऐसी चीज है, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए पिछले 5 साल 10 साल में जिसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, पिडिलाइट हो, एशियन पेंट्स हो, पेज इंडस्ट्रीज हो, HUL है, नेस्ले है, हैवेल्स, हनीवेल, 3M, कोई भी कंपनी जो मल्टी बैगर जिसने पैसा आपका बहुत ज्यादा कंपाउंड किया, उन सब में ये कॉमन चीज होगी, सब स्टॉक्स का हाई ROE होगा। आप कोई भी कंपनी उठा लो, आप पिडिलाइट बोलो, आप पिडिलाइट उठा लो, अगर आप उसका ROE चेक करोगे, इट इज इन द हाई 20s हमेशा। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसकी हम बात करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इट्स एक्सेप्शनली हाई। एक और कंपनी जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी रिटर्न दी है, ऑटो सेक्टर का लीडर रहा है काफी साल, ये आयशर मोटर्स, अगेन हाई 20s 30s। तो ये कॉमन ट्रेट है। कोई भी स्टॉक आप हजारों एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। ये तो एक मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया होना ही चाहिए जब आप स्टॉक इन्वेस्ट करें, कम से कम 15% का ROE ROC आपको एक बिजनेस में चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली जैसे अभी बुरा टाइम चल रहा है, डिस्ट्रेस टाइम है, ऑल्सो लुक फॉर कंपनीज जहां पर प्रमोटर्स इटसेल्फ आर बाइंग। जब खुद प्रमोटर, खुद कंपनी का मालिक शेयर्स बाय करता है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि प्रमोटर को सबसे ज्यादा पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा, बजाज ग्रुप,
गोदरेज ग्रुप, टाटा ग्रुप ने काफी शेयर्स इस फॉल में बाय करे हैं और आगे हम देख रहे हैं काफी न्यूज आ रही है स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छा कंफर्ट होता है कि कंपनी बाय बैक अनाउंस कर रही है, promoters are buying, insiders are buying. This is a very positive sign. Look for these signs. और ऐसी ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा. There are other things also which are important which we need to look for, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. एंड बेस्ड ऑन योर फीडबैक आई विल मेक न्यू पार्ट वेरी सून. उसमें आपसे उससे पहले आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन connect me through social media. I'm very active on Twitter. I also have a Telegram channel. आपको अच्छा लगता है आप शेयर करें, रिपोस्ट करें, जरूर देखें और जल्द मिलते हैं. तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद.